हेलो, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। आज हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, तो मसल्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी हम कार्टिलेज और बोन पे भी आगे जाएंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का टारगेट क्या रहता है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो लास्ट क्लास में मैंने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स आपको बताया था उसी को मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन कराऊंगी। उसके बारे में जो रिमेनिंग रह गया था वो सारी चीजें बताने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मसल्स के बारे में है, कौन सी लॉन्गेस्ट कौन सी शॉर्टेस्ट मसल्स होती हैं वो सारी चीजें बताऊंगी। कुछ उसमें टर्मिनोलॉजी भी आएंगी, मसल से रिलेटेड वो टर्म्स भी देखेंगे, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। कार्टिलेज और बोन, ये हमारी क्लास का टारगेट रहेगा। अब बोन तो एक क्लास में नहीं पढ़ सकते, पूरे 206 जो बोन हड्डियां हैं उनके बारे में एक क्लास में हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो फिर भी इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो सब हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के बारे में लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। और अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं इस क्लास में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मसल्स के बारे में, उसके हिस्टोलॉजी पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक मैंने डायग्राम बनाया था इस तरह का। मसल्स टिश्यू के बारे में एक सेल बनाया था, उसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है ये सारी चीजें मैं लिख चुकी हूँ। तो ये क्या है, टी ट्यूब्यूल, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोग्लोबिन होता है, इसमें मसल्स फाइबर्स होते हैं, सार्कोमियर होता है। और ये जो मसल्स प्रोटीन होता है वो कहाँ से अटैच्ड होगा वो भी मैंने बताया था। इसमें डार्क बैंड होता है, लाइट बैंड होता है, एक्टिन मायोसिन जिसे हमने बोला था वो भी मैंने आपको दिखाया था। वो इस तरह से मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन। जो रेगुलेटरी मसल्स प्रोटीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी मसल्स प्रोटीन आपका ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होता है। और जो स्ट्रक्चरल मसल्स प्रोटीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइटिन होता है, एक्टिनिन होता है, डेस्मिन और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है। ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ और डायग्राम मैंने बना दिया है। ये टी ट्यूब्यूल्स है। और यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला था न्यूरॉन होते हैं, नर्व्स एंडिंग होगा। ये क्या है, एक्सॉन, टर्मिनल बटन्स हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है डियर, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न यहाँ पे क्या होगा, कुछ इंपल्सेस जनरेट होगा, इसे मैसेज मिलेगा तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। अगर मैसेज नहीं मिलेगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहाँ से होगा। तो यहाँ से मैसेज आता है, नर्व सेंडिंग, यहाँ पे क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो जैसे ही यहाँ से मैसेज आएगा तो ये जो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये रिलीज होंगे, जो एसिटाइल कोलिन और उसके रिसेप्टर्स यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जिससे सोडियम चैनल ओपन होगा। सोडियम, बहुत सारे सोडियम्स इस तरह से अंदर आएंगे। और मैंने बताया था ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं। और ये कैल्शियम ये आके ये जो इंपल्सेस आएगा रोटेट इन द सार्कोलेमा, ये क्या है, चारों तरफ से सार्कोलेमा, इसमें रोटेट होगा एंड एंटर फ्रॉम द टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल से ये क्या होता है, इंपल्सेस एंटर होगा और सबसे पहले किसको स्टिमुलेट करेगा, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेगा। यहां से क्या होंगे, कैल्शियम्स बाहर आएंगे। यहां से क्या रिलीज होगा डियर, कैल्शियम्स रिलीज होगा। एंड कैल्शियम एक्ट ऑन द, किस पे एक्ट करता है, तो ये जो एक्टिन मायोसिन के फाइबर्स मैंने बताए थे, शायद आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा तो याद होगा, ये मैंने बताया था इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने बताया था, जिसमें क्या होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होता है। ध्यान से देखना, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। और इसके ऊपर ट्रोपोनिन होता है, जो 3 टाइप का ट्रोपोनिन मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन सी होता है, ट्रोपोनिन आई होता है, ट्रोपोनिन टी होता है, जो इस टाइप से इसके एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है डियर, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, बताया था। यस, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है। अब जब यहाँ पे कैल्शियम एक्ट करता है इस सार्कोमियर पे क्या करेगा, एक्ट करेगा कैल्शियम। तो सबसे पहले कैल्शियम किससे बाइंड होता है, कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी। ये जो है कैल्शियम, ये किससे बाइंड होगा, कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड होता है वैसे ही ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ये मायोसिन के एक्टिव साइट को छोड़ देता है, ठीक है। ये क्या करेगा, मायोसिन के एक्टिव साइट को छोड़ देगा। और ये जो मायोसिन है
इसका जो हेड वाला पार्ट है ये इस तरह से क्या होता है, अटैच्ड होता जाता है। तो एक्टिन और मायोसिन का क्या फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। समझ में आया? तो वही चीज हमें लिखना है। आई थॉट यहां से आपको रिवीजन हो गया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को नोट डाउन कर लेना फटाफट से, क्योंकि हम लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने डिटेल में नहीं समझा तो लास्ट क्लास में एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहां से क्या होगा, इंपल्सेस जनरेट होगा सॉरी इंपल्सेस जनरेट, और कहां से ट्रेवल करेगा, फ्रॉम द टर्मिनल बटन्स। ये हमारे क्या है, टर्मिनल बटन्स है, एक्सॉन होता है, टर्मिनल बटन्स, ये जो है टर्मिनल बटन्स है। इंपल्सेस जनरेट हुआ एंड रीच टू द टर्मिनल बटन्स, रीच टू द टर्मिनल बटन्स। और टर्मिनल बटन से क्या होंगे, जैसे ही इंपल्सेस यहाँ पे आएगा, इंपल्सेस जनरेट हुआ, मैसेज आया ब्रेन से, और क्या होगा, रीच टू द टर्मिनल बटन्स, यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं, मैंने बताया था वेसिकल्स है, और इस वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, इस वेसिकल्स के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो वही चीज मैंने लिखा है, जैसे मैंने आपको समझाया है, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं वैसे ही लिखूं, बुक की लैंग्वेज ना लिखूं, जैसे आपने समझा आप इन चीजों को वैसे ही लिखो। ठीक है, जिससे आपको कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा। सबसे पहले ब्रेन से मैसेज आता है, टर्मिनल बटन तक पहुंचता है, यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर में क्या, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, ACH मैंने लिखा है, ये डियर क्या है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द टर्मिनल बटन्स, रिलीज from the terminal buttons, from the terminal buttons। और एक चीज मैं बता दूं, और वहां पे वैसे मैं आगे आपको बताऊंगी, मसल्स फाइबर के बारे में बताया था, ऑक्सीडेटिव एंड ग्लाइकोलाइटिक, उसमें बाई मिस्टेक मेरे से निकल गया, क्योंकि कार्डियक और स्मूथ मसल्स हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, नॉट एनारोबिक। वो जो एनारोबिक निकला बाई मिस्टेक मुंह से निकल गया गलती से, और वहां पे जो मुंह से निकला वही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना। और वैसे मैं आज की क्लास में वो पढ़ाने वाली हूँ दोबारा से, फटीग, वो सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें मैं दोबारा से ही बताऊंगी आपको। ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना होना, और क्या चीज़ है, क्या मिस्टेक हुआ था, क्या करेक्ट करना है, वो आगे मैं टर्मिनोलॉजी लिखूंगी, पूरा आज मैं लिखवाने वाली हूँ आपको, पूरी क्लास में समझाऊंगी भी और लिखवाऊंगी भी। तो वो जो चीज़ें मिस्टेक हुई थी उसे हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में आपने देखा हम किस तरह से लिख रहे हैं चीज़ों को। इंपल्सेस जनरेट हुआ एंड रीच टू द टर्मिनल बटन्स, वेसिकल्स के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द टर्मिनल बटन्स, एंड एसिटाइल कोलिन कहाँ से रिलीज हुआ, फ्रॉम द टर्मिनल बटन्स, and act on the sarcolemma. This impulses rotate in whole sarcolemma, and enter from the TTVules. Enter from the TTVules। अब ये तो आपको पता है, लास्ट क्लास में पूरा नेमिंग करवाया था, ये है TTVules। तो सबसे पहले इंपल्सेस आता है, यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, इस पे एक्ट होगा, और वो सारे मसल्स के पार्ट है। जब मसल्स वाला न्यूरो वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, नर्वस सिस्टम, तो पूरा मसल्स वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, फिर इस पे एक्ट करता है, उसके चैनल्स होते हैं, उसका क्या नाम होता है, कहाँ से एंटर होता है, वो सब नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मेनली मैंने मसल्स को टारगेट किया, इसलिए सीधा समझो कि इंपल्सेस आया और मसल्स के पास ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये सार्कोलेमा वाला पार्ट है, इसमें रोटेट होता है और एंटर होता है TTVules से। ठीक है, जो भी इंपल्सेस आएगा वो इंपल्सेस क्या होगा, रिलीज हुआ फ्रॉम द टर्मिनल बटन्स एंड एक्ट ऑन द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा पे ये सब चीजें मैं डिटेल में नर्वस सिस्टम के अंदर बताऊंगी कि यहाँ पे क्या होते हैं। इस तरह से टर्मिनल बटन्स जो है
यहाँ पे सार्कोलेमा पे क्या होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के टर्मिनल बटन्स से निकल के न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, यहाँ पे एक्ट करते हैं, यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होगा यहाँ से सोडियम चैनल्स होते हैं, चैनल्स ओपन होंगे, वहां से अंदर आएगा, फिर वहां पे पोटेशियम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस तरह से हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वो चीज नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं है, और नर्वस सिस्टम अगर हम पढ़ लेते हैं और फिर ये पढ़ते हैं तो चीजें समझ में आती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा नर्वस सिस्टम वाला पार्ट बताया है कि वेसिकल्स है, एसिटाइल कोलिन है, वहां से निकला, इसके ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे उसके चैनल्स प्रेजेंट है, चैनल ओपन हुआ, उससे सोडियम अंदर आया, जब यहाँ पे उसे मैसेज मिलेगा, मैसेज किस फॉर्म में होगा, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, तो वही चीज लिखा है, एंड एक्ट ऑन द सार्कोलेमा पे एक्ट हुआ, रोटेट इन द होल सार्कोलेमा एंड एंटर फ्रॉम द टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स से एंटर हुआ। अब टी ट्यूब्यूल से एंटर होने के बाद ये इंपल्सेस अब किसको स्टिमुलेट करेंगे, ये जो इंपल्सेस हैं ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले क्या हुआ, सार्कोलेमा से एंटर हुआ फ्रॉम द टी ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज थोड़ा सा मुझे पूरा आगे सब कुछ ऐसे धुंधला दिख रहा है क्योंकि मैंने स्पेक्स घर पे ही भूल गई और वो मैं लेके आना भूल गई, तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। बस मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा, अगर नियर बाय होता तो मैं लेके भी आती, है ना। चलो तो देख लेना आज की क्लास, ऐसे एडजस्ट करना। वैसे मैं आप सबको वैसे देख लूँगी पास से फ़ोन में लेके, लेकिन दूर से अभी जो कैमरा है, क्योंकि हमारे सामने तो क्या है, आप लोग तो अभी कोई दिखते नहीं हो, तो बाद में क्लासेस अपलोड होती हैं, बट अभी हमारे सामने क्या है, कैमरा है, और मुझे कैमरा भी सही से नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो तो स्टिमुलेट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सार्कोप्लाज्मिक को स्टिमुलेट किया जाएगा तो वो क्या रिलीज करेंगे डियर, सार्कोप्लाज्मिक क्या रिलीज करेंगे, रिलीज कैल्शियम आयन, और ये कैल्शियम आयन यहां से रिलीज होगा, ये कैल्शियम किस पे एक्ट करेगा, कैल्शियम एक्ट ऑन सार्कोमियर, ठीक है, इस सार्कोमियर पे, और सार्कोमियर में कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम बाइंड विथ, ये मैंने पॉइंट लिखवाया था, बताया भी था, कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी, कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी, और जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड होता है, यहाँ पे क्या लिखा, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, कैल्शियम एक्ट ऑन द सार्कोमियर, सार्कोमियर पे एक्ट करेगा, और कैल्शियम बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी से जाके वो बाइंड हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा, वैसे ही यहाँ पे दूसरा क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन। अब देखो ट्रोपोमायोसिन में क्या चेंज हुआ, ट्रोपोमायोसिन गोज अवे फ्रॉम द active site of मायोसिन, ठीक है, यही लिखवाया था। मायोसिन के एक्टिव साइट पे कौन बैठा होता है, मायोसिन के, ये मायोसिन जो डार्क बैंड था, इस मायोसिन के एक्टिव साइट पे, इसका एक्टिव साइट क्या है, ये इसका एक्टिव साइट है, जहां से इसके हेड को क्या होना है, ये मान लो इसका एक्टिव साइट है, यहाँ पे क्या होना है, इसके हेड को जाके अटैच होना है, यहां से इसके हेड को अटैच होना है, लेकिन यहाँ पे कौन बैठा होता है डियर, यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन कुंडली मार के इस तरह से बैठा होता है, और उसे हटाने के लिए कौन आया, कैल्शियम आया, किससे बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन सी से बाइंड हुआ। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड होता है, वैसे ही ट्रोपोमायोसिन को यहाँ से हटना पड़ता है, और ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हट जाता है। फिर अब इसको क्या मिल जाता है, मायोसिन बोलेगा अरे चलो अब जाके मैं यहाँ से अटैच हो जाऊंगा, ये अपने हेड को ऐसे जाके यहाँ से अटैच कर देता है, और एक्टिन और मायोसिन का अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे समझाया है, ट्रोपोमायोसिन गोज अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, हट गया ट्रोपोमायोसिन, अब क्या होगा, एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्शन इतना बड़ा प्रोसेस है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अकल, मसल्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मसल्स क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मसल्स क्या हो गया डियर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझ में आ रहा है।
मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में टोन आ गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये कैसा प्रोसेस है, तो यहां पे लिखेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज अ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज अ पैसिव प्रोसेस। लास्ट क्लास में बताया था कि ये कैसा प्रोसेस है डियर, पैसिव प्रोसेस है। यहाँ पे बताओ क्या, यहाँ पे मैंने कहीं बोला है एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी आया है, नहीं बोला मैंने। ये कैसा प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस है। समझ में आया, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज अ पैसिव प्रोसेस, बट मसल्स का रिलैक्सेशन होना इज अ एक्टिव प्रोसेस। तो ये पूरा मैंने चार्ट लिखवाया है, देखो, सॉरी, ये देखो मैंने पूरा लिखवाया है आपको, यस कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कैसे होता है, डायग्राम के साथ मैंने बताने की कोशिश की है। वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, और यहाँ पे ये डायग्राम भी देख सकते हो। ये डायग्राम मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था कि ये होते हैं वेसिकल्स, ये होते हैं वेसिकल्स, और वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, रेड रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है। फिर जैसे ही इंपल्सेस यहाँ से आता है, मैसेज आता है, वैसे ही क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाते हैं। और ये मसल्स जो है, मसल्स पे इसके क्या होते हैं, इस तरह से चैनल्स बने हुए होते हैं, सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल ओपन होगा जैसे ही यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन आएगा, और फिर वहाँ से अंदर चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो इंपल्सेस है, इस तरह से मैसेज पूरे सार्कोलेमा में रोटेट होता है, एंटर फ्रॉम द टीटीब्यूल। ठीक है, मैंने बोला था टीटीब्यूल से एंटर होगा, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा, जो कैल्शियम्स होते हैं वो कैल्शियम्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इस तरह से जो कैल्शियम्स थे वो कैल्शियम क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैल्शियम रिलीज होंगे, और ये कैल्शियम किस पे एक्ट करेगा, ये कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से जाके बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड हो जाएगा, वैसे ही ट्रोपोमायोसिन गोज अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। मायोसिन का एक्टिव साइट ट्रोपोमायोसिन छोड़ देगा, तो मायोसिन के इस तरह से हेड आके किससे, इससे अटैच होते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, मायोसिन के हेड अटैच होते जाएंगे, तो एक्टिव और मायोसिन का क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। थिक एंड थिन फिलामेंट इंटरेक्शन लीड टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और जब थिक और थिन फिलामेंट का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ये दोनों मिलते हैं, वैसे ही मसल्स में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और मसल्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज अ एक्टिव, सॉरी पैसिव प्रोसेस, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस आपने यहाँ पे समझा है वो क्या है डियर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। और अभी मैंने पूरा समझाया और फ्लो चार्ट में लिखवाया भी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कैसा प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज अ पैसिव प्रोसेस। यहां से रेलवे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था कि बताओ, आरआरबी का क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, ट्रोपोमायोसिन, ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम बाइंड विथ, ये क्वेश्चन था, कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी किससे होता है, तो मैंने बताया था ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी। और जब ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम बाइंड होता है, उस टाइम पे क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन गोज अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, एंड मायोसिन और एक्टिन का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही चीज था। अब हमें समझना है रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो ये लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था, सेम चीज है, आज मैंने लिखवा भी दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स समझना है, वेरी सिंपल, 2 लाइन में चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मसल्स को रिलैक्स होने के लिए सबसे पहले रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, it is a active process. कैसा प्रोसेस है डियर, इट इज अ एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्ड ATP. Why it's called as active process? Why it is called as active process? Because लिख लेना, because relaxation of muscles, in relaxation of muscles क्या रिक्वायर होता है, रिक्वायर्ड ATP, रिक्वायर्ड ATP। समझ में आया, यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है डियर, ATP की रिक्वायरमेंट होती है। रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, एक्टिव प्रोसेस बोला। तो एक पॉइंट याद हो गया, ये एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है डियर, ATP की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने एक्टिव प्रोसेस बोला। और क्या होगा, ATP बाइंड विद द मायोसिन। ये ATP क्या होता है, ATP बाइंड्स विथ मायोसिन,
जैसे ही एटीपी क्या होता है, मायोसिन से बाइंड होता है, थोड़ा डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये एटीपी क्या होगा मायोसिन से, द मायोसिन हेड बाइंड विद एटीपी, द क्रॉस ब्रिज डिटैच फ्रॉम द एक्टिन। जैसे ही एटीपी बाइंड होगा किससे, मायोसिन से, वैसे ही क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन जो कॉम्प्लेक्स था वो वहां से डिटैच हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो ये दूर होने के लिए एक यहाँ पे मुझे याद आता है, जैसे आप मूवी देखते हो, पहले की मूवी में बहुत होता था कि आपको पता होता था उस मूवी में लास्ट में दोनों को मिलना ही है, जो हीरो हीरोइंस जो भी होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, उन दोनों को लास्ट में मिलना ही है। लेकिन उन दोनों को मिलने के लिए बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे मार देंगे गुंडे वुंडे टाइप के बहुत लोग आते थे, उन दोनों को दूर करते थे, बहुत रोते थे, और फिर लास्ट में मूवी का सीन एंडिंग जो होता था बहुत हैप्पी वाला होता था, दोनों मिल जाते थे। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ होता है एक्टिन और मायोसिन के साथ, इनको दूर करने के लिए बहुत लोग बैठे होते हैं, जैसे मैंने ट्रोपोमायोसिन की बात की। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए कितना सारा स्ट्रगल था वो आपने देखा, कॉन्ट्रैक्शन कितना लंबा हमने पढ़ा, बट दूर करने के लिए फिर क्या हुआ, कौन आया उस मायोसिन को, जैसे ही एटीपी मायोसिन से अटैच हुआ, मायोसिन हट गया और फिर से एक्टिन और मायोसिन क्या हो गए, एक दूसरे से दूर दूर हो गए, मसल्स क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। समझ में आया, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमने बोला दोनों को मिलना होगा, ठीक है। और दोनों मिलेंगे कैसे, ऐसे करके याद करोगे ना तो याद रहेंगी चीजें, इन दोनों को मिलना पड़ेगा। और मिलने के लिए आपने देखा वो सारा प्रोसेस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से स्टार्ट हुआ था, टी ट्यूब्यूल से एंटर हुआ था, कैल्शियम को रिलीज किया था, वो ट्रोपोनिन सी से जाके जुड़ा था, फिर ट्रोपोमायोसिन वहां से हटा था, फिर एक्टिन मायोसिन मिले थे। लेकिन दूर करने के लिए फिर से क्या हुआ, एटीपी आया, मायोसिन से जाके अटैच हो गया, मायोसिन और एक्टिन का जो कॉम्प्लेक्स था वो रिजॉल्व हो गया और मसल्स क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। समझ में आ रहा है। तो वही चीज आपको लिखना है, मायोसिन हैड हाइड्रोलाइज एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। समझ में आ रहा है, देखो दोनों हट गए और जैसे जो पहले था वैसे ही अपनी प्लेस पे आ जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखना है, एटीपी बाइंड्स विद द मायोसिन एंड मायोसिन एक्टिन कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व्ड, एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व्ड। तो मायोसिन का हेड क्या होगा, एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो जाता है, और जो मायोसिन होता है और दोबारा से अपने प्लेस पे आ जाता है। समझ में आ रहा है। ट्रोपोमायोसिन फिर अपने प्लेस पे वहां पे जाके बैठ जाएगा, उसकी एक्टिव साइट पे जाके बैठ जाएगा। तो एटीपी बाइंड विद मायोसिन, व्हेन क्या होगा, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो जाएगा एंड मसल्स बिकम रिलैक्स हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स। मसल्स क्या हो, जैसे ही एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो जाएगा, जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होगा, उसको हाइड्रोलाइज कर देगा, वहां से रिजॉल्व होगा, वैसे ही मसल्स क्या हो जाएगा, मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा। और इसे हमने क्या बोला, मसल्स रिलैक्सेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। ये आपका एक वन लाइनर क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और रिलैक्सेशन याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये दोनों को एक स्टोरी की तरह जैसे मैंने बताया वैसे याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे, सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते बट आपको समझना है। और ये दोनों मैंने लास्ट क्लास में भी नोट्स में डाल दिया था, अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप देख सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स है, ये एक रिलैक्स्ड मसल्स है, और उन सब में हुआ क्या, वही प्रोसेस यहाँ पे पूरा लिखा भी है जो मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से कैल्शियम फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाते हैं, कैल्शियम इज रीएब्सॉर्ब बिगनिंग रिलैक्सेशन साइकिल, एटीपी इज रिक्वायर्ड, और इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होती है, एटीपी से अटैच होता है, थिक एंड थिन फिलामेंट का जो इंट्रैक्शन था वो रिलैक्स हो जाएगा, वो दोनों जो कॉम्प्लेक्स बना रहे थे वो क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, वो रिलैक्स हो जाएगा, मसल्स यहाँ पे क्या होगा, मसल्स की लेंथनिंग हो जाएगी, मसल्स बिकम रिलैक्स। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। राइगर मोर्टिस नाम सुना है, राइगर मोर्टिस क्या है, स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द मसल्स आफ्टर डेथ। डेथ के बाद आपने सुना होगा कि एकदम जो बॉडी होती है एकदम टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स अ स्टेज ऑफ राइगर मोर्टिस। तो राइगर मोर्टिस कैसी कंडीशन है, राइगर मोर्टिस इज द स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द मसल्स, स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द मसल्स, स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द मसल्स आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। ठीक है, क्या है डियर, ये एक स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द मसल्स होता है डेथ के बाद।
क्यों मैंने अभी आज, आप बोलोगे मैम लास्ट क्लास में भी आपने यही सेम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बताया था, आज ही क्लास में भी बताया। एक तो लिखने वाला पॉइंट था कि लिखवाया नहीं था, दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट था कि अगर आप मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन समझते हो तो ये पॉइंट आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि डेथ होने के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ही क्यों रह जाते हैं, रिलैक्स क्यों नहीं होते। क्योंकि मैंने बताया था रिलैक्सेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, और रिलैक्स होने के लिए उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि डेड होने के बाद, मरने के बाद एटीपी नहीं होता, एनर्जी नहीं होता बॉडी में, इसलिए मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाता है और रिलैक्स नहीं हो पाता। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कैसा पैसिव प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, बॉडी का जितना भी कैल्शियम होता है वो ट्रोपोनिन सी से बाइंड हो जाता है, एक्टिन मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जो स्टिफनेस कंडीशन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी हो जाती है, बट रिलैक्स नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे एटीपी नहीं है, और रिलैक्सेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जो हो नहीं पाता डेड होने के बाद। तो ये कुछ डेथ के स्टेजेस भी होते हैं। अगर मैं इस डेथ के स्टेजेस की बात करूं तो आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, आप नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, डेथ के जो स्टेजेस होते हैं, ट्रिक है मेरा, ट्रिक है याद करने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ट्रिक क्या है? आप बोलोगे मैम क्या क्या ट्रिक बनाते हो आप? अब यार याद करने के लिए देखो, ये फंडामेंटल का है, और जब मैं पढ़ती थी तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं ना नर्सिंग में, ऐसा तो है नहीं कि एक पढ़ के हम इतने सारे एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम, और अभी भी मेरा टारगेट है कि मैं 1-2 एग्जाम लाइक मुझे और करना है। वैसे मुझे DSSB ही चाहिए था, DSSS मेरा ड्रीम जॉब था, मैं दिल्ली की हूँ, मुझे वही जॉब चाहिए था और मुझे मिल गया, ठीक है, फाइनली अचीव। बहुत सारे एग्जाम मैंने उसके बीच में दिए जिसमें सिलेक्शंस भी हुआ था, एम्स वेम्स, बहुत सारे एम्स में मैंने क्रैक किया, क्योंकि पहले अलग अलग एग्जाम्स होते थे एम्स का, एम्स रायपुर हो गया, ये हो गया, ठीक है, BHU का एग्जाम हो गया, NVS का नवोदय विद्यालय का हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, ठीक है। लेकिन एक और था कि भाई ESIC मेरे से अभी तक नहीं निकला है, और रेलवे, तो रेलवे का उसके बाद एक दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद रेलवे का एग्जाम हुआ नहीं, क्योंकि देखो रेलवे और ESIC के लिए थोड़ा सा ना नर्सिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं नॉन नर्सिंग वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। और जब मैंने नॉन नर्सिंग वाला पार्ट स्ट्रांग किया DSSB के टाइम पे, उससे पहले मैंने नर्सिंग का स्ट्रांग कर लिया था, और उस टाइम पे RRB का एग्जाम हुआ, ESIC का हुआ, उस टाइम पे मेरा नॉन नर्सिंग वाला पार्ट इतना स्ट्रांग था नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गई, ठीक है। और जब नॉन नर्सिंग वाला स्ट्रांग किया, वो DSSB का एग्जाम आ गया तो वो क्लियर हो गया, ठीक है, कि वो चाहिए था मुझे। अब देखो ये सारी बात इसलिए आई कि हमने सारे सब्जेक्ट वहां पे पढ़े थे, और हर सब्जेक्ट में मैं कुछ ना कुछ ट्रिक बनाती थी, क्योंकि मुझे टिप्स पे करना था, फंडामेंटल को हर सब्जेक्ट को करना था। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया था पार्लर, ठीक है। अब ये ट्रिक सुन लो आप, कहानी तो क्या आपको पता ही है मेरे बारे में, तो सुनना क्या है, बट पार्लर, ठीक है। अब मुझे इससे ये याद रहता था, इसके स्टेजेस याद रहते थे डेथ के अंदर, और इससे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो भाई ठीक है, अब ये मैंने बनाया था, कौन सा मोटिस होता है बताओ? पेलर मोटिस, एल्गर मोटिस, राइगर मोटिस, लीवर मोटिस। तो इसको सीरियल वाइज में याद रखने के लिए स्टेज 1 होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। तो अगर राइगर मोटिस पूछा जाएगा कौन सा स्टेज है, वो थर्ड स्टेज होता है। उससे पहले क्या होता है? सबसे पहले होगा पेलर मोटिस, पेलर मोटिस, फिर होता है एल्गर मोटिस, एल्गर मोटिस, ठीक है, फिर क्या होता है? राइगर मोटिस, राइगर मोटिस होता है, और फिर क्या होता है? लीवर मोटिस होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है मेरा, आपको अच्छा लगे तो आप भी यूज कर सकते हो। किसको? डेथ में जो हम स्टेजेस याद करते हैं, कौन सा स्टेज होता है, तो डेथ होने के बाद सबसे बॉडी कैसी हो जाती है? पेलर हो जाती है, ठीक है, पेलर कंडीशन, पेलर मोटिस हो जाता है। उसके बाद एल्गर मोटिस हो जाता है, ठंडी पड़ जाती है बॉडी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्गर मोटिस। आप देखते हो ना बॉडी कितनी एकदम कोल्ड हो जाती है, ठीक है, एल्गर मोटिस होगा। उसके बाद क्या होता है? स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द बॉडी, 30 मिनट से लेकर और 2 आवर्स में ये जो है बॉडी, 2 to 3 आवर्स में पूरी बॉडी क्या हो जाती है? स्टिफ हो जाती है, ठीक है। राइगर मोटिस और लीवर मोटिस, देखो क्या क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में ऐसे होते थे ना कि डेड हो गया, अरे यार इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जल्दी कर दो नहीं तो राइगर मोटिस वाली स्टेज आ जाएगी। 3 से 4 घंटे में क्या होता है? पूरा बॉडी जो है स्टिफ हो जाता है, और पता चल जाता है लोगों को, हाँ डेथ हुए कितना टाइम हो गया, कम से कम 2-3 घंटे तो हो गए होंगे, है ना। तो ये वाली चीज होती है। तो पेलर मोटिस, एल्गर मोटिस, राइगर मोटिस और लीवर मोटिस। लीवर मोटिस का मतलब क्या होता है? ब्लूइश कलर की बॉडी हो जाती है, लास्ट 4 स्टेज जो होता है। तो यहाँ पे 4 स्टेज मैंने बताया डेथ में। डेथ के बारे में हम किसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं? राइगर मोटिस के बारे में पढ़ रहे हैं। राइगर मोटिस मैंने क्या बताया? इट इज अ स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द मसल्स आफ्टर डेथ। डेथ के बाद क्या होगा? क्यों स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द मसल्स हो जाता है, उसके बारे में देखेंगे। स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द मसल्स क्या होगा? बॉडी का जितना भी कैल्शियम होता है, बॉडी ऑल कैल्शियम, बॉडी का जो भी डेड बॉडी होता है, क्योंकि डेथ होने के बाद तो हम उसे डेड बॉडी ही बोलेंगे, तो डेड बॉडी जो है, जो भी डेड बॉडी है उसका क्या है? ऑल कैल्शियम, डेड बॉडी ऑल कैल्शियम
बाइंड्स विथ किससे बाइंड होता है? ट्रोपोनिन सी। बॉडी ऑल कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी। आपको पता है ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा तो ट्रोपोमाइसिन गोज अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, और यहां पे क्या होगा? एक्टिव एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, और ये मसल्स क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और रिलैक्स नहीं हो पाता। नॉट रिलैक्स बिकॉज नो एटीपी। ठीक है, यहां पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, रिमेन्स contracted because there is no ATP after death। समझ में आया मैंने क्या बताया? कि स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द मसल्स आफ्टर डेथ, बॉडी में ऑल कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन सी, एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड बिकॉज देयर इज नो एटीपी आफ्टर डेथ। सो ये मायोसिन और एक्टिन का कॉम्प्लेक्स जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाता। रिजॉल्व नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइगर मोर्टिस। वही जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे डियर? राइगर मोर्टिस बोलेंगे। और राइगर मोर्टिस जो है ये अगर आपसे पूछा जाता है स्टार्ट कब होता है, क्वेश्चन यही पूछते हैं ना, स्टार्ट सबसे पहले कहां से होता है? हमारे आइस वाले पार्ट से, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्टिंग होने का टाइम अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, स्टार्ट होने का अगर आपसे टाइम पूछा जाता है वो लिखोगे 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। 30 मिनट्स टू 2 आवर्स मैंने बताया था क्या होगा? इसमें स्टार्ट होता है 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, तो हम वही बोलते हैं 2 to 3 आवर्स जो है, 2 to 3 आवर्स का टाइम जो है वो लगता है राइगर मोर्टिस की कंडीशन आने में। राइगर मोर्टिस क्या बोला था? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रह जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिफनेस ऑफ मसल्स। क्या बोला हमने डियर? स्टिफनेस ऑफ मसल्स। ये हमारा क्या होगा? राइगर मोर्टिस की कंडीशन। 30 मिनट्स टू 2 आवर्स का टाइम रहता है। और मैंने बोला सबसे पहले ये आई वाले पार्ट से, आई लैसेस से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई लैसेस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई में सबसे स्टार्टिंग में जो ये स्टिफनेस देखने को मिलेगा वो आई लैसेस होते हैं ना, यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा क्या होगा? आई लैसेस से स्टार्ट होगा, आई वाले पार्ट से स्टार्ट होगा स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। तो यही इसलिए मैंने टाइम क्या लिखा है? स्टार्टिंग में 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स, पूरी बॉडी 2 से 3 घंटे में पूरी बॉडी जो है पूरा स्टिफ हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? राइगर मोर्टिस। मैंने क्या बताया? एक्टिन एंड मायोसिन का कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हो जाता है बट वो रिजॉल्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से यहाँ पे राइगर मोर्टिस की कंडीशन आफ्टर डेथ हो पाता है। रिजॉल्व नहीं होगा तो मींस मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद ये राइगर मोर्टिस रिजॉल्व कब हो जाता है? जो बॉडी स्टिफ होती है 3 से 4 घंटे में, ये 1 से 3 दिन में जाके राइगर मोर्टिस, ये स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द बॉडी रिजॉल्व हो जाता है। क्या होता है उस टाइम पे? क्या उस डेड बॉडी में, आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे? आपने बोला कि डेड होने के बाद बॉडी स्टिफ हो जाएगी और ये रिलैक्सेशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे एटीपी नहीं है, तो मसल रिलैक्स नहीं होंगे। लेकिन आपने बोला 2 से 3 दिन में मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। कैसे होगा? क्या वहाँ पे एनर्जी आ जाएगी उस डेड बॉडी के अंदर? नहीं, एनर्जी नहीं आएगी उस डेड बॉडी में। क्या होगा बताओ? उस डेड बॉडी में क्या होगा? वहाँ पे एक लाइसोजाइमल एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कैथेप्सिन बोलते हैं। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता बट मैं आपको बता रही हूँ, उस डेड बॉडी में जान नहीं आती, उसमें एनर्जी नहीं आती, उसमें एटीपी नहीं आता उस मसल्स को रिजॉल्व करने के लिए। ये एक्टिन मायोसिन के कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व करने के लिए 2 से 3 दिन बाद वहां पे क्या आता है? एक लाइसोसोमल एंजाइम आता है। और उस लाइसोसोमल एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है कैथेप्सिन। और ये कैथेप्सिन क्या करता है? इस एक्टिन एंड मायोसिन के कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द मसल्स जो होती है वो रिजॉल्व हो जाती है। समझ में आया क्या था राइगर मोर्टिस? क्यों मैंने लिखा? क्या क्या चीजें इसमें समझनी थी? कब स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, और ये स्टिफनेस की कंडीशन 2 से 3 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। 2 से 3 घंटे में डेथ होने के 3 घंटे में ये बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है, 3 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। लाइसोसोमल एंजाइम आता है जिसका नाम कैथेप्सिन है, जो इस कंडीशन को, एक्टिन मायोसिन के कॉम्प्लेक्स को बॉडी में तोड़ देता है, जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स हो जाता है। और क्या होता है? स्टिफनेस कंडीशन, राइगर मोर्टिस की कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगा 3 दिन में। चलो इतना समझ में आ गया।
तो नेक्स्ट चलते हैं और कुछ और चीजों को समझते हैं मसल्स के अंदर राइगर मोर्टिस की कंडीशन तो मैंने समझा दिया। अब जब फंडामेंटल में आप पढ़ोगे तब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। स्टेजेस भी मैंने बता दिया, राइगर मोर्टिस के बारे में भी मैं बता चुकी हूं, तो और चीजें अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अब हम पढ़ते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम का नाम सुना होगा, इमरजेंसी की कंडीशन होती है ये, ठीक है। और ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम कब होता है? जब फ्रैक्चर होता है, मान लो फ्रैक्चर हुआ या फिर किसी का कास्ट अप्लाई हुआ है, फ्रैक्चर किसी का फ्रैक्चर हुआ, कास्ट अप्लाई हुआ है, इस टाइम पे क्या होता है? इमरजेंसी की कंडीशन है 48 से 72 घंटे में, 48 to 72 आवर्स में इट्स अ इमरजेंसी कंडीशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आप बोलोगे मैम फ्रैक्चर हुआ, कास्ट अप्लाई हुआ, 48 से 72 घंटे में इमरजेंसी कंडीशन, कैसे? कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है? व्हाट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम? तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपने मसल्स पढ़ा होगा, यस। जब इस मसल्स में, ये मसल्स बताया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? ये मसल्स हैं और मसल्स में फाइब्रस इस तरह से कवरिंग होती है बाहर से, मसल्स को बाहर से फाइब्रस कवरिंग होती है जिसे हम फेशिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं डियर? फेशिया। इसके अंदर बाकी मैं बता चुकी हूँ, फेसिकुलस होगा, एक जो निकलेगा बंडल ऑफ मसल्स उसे हम फेसिकुलस बोलेंगे, उसमें भी बहुत सारे बंडल्स होते हैं, फिर उसमें से मसल्स निकलता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक जो मसल्स है उसकी जो आउटर मोस्ट फाइब्रस कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फेशिया बोलते हैं। अब क्या होता है जब यहाँ पे फ्रैक्चर होता है? आपको पता है इस मसल्स के अंदर से नर्व्स भी जाते हैं, मैंने लास्ट में बताया था, इस तरह से आपके ब्लड वेसल्स भी होंगे, नर्व्स भी होंगे, ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गया जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, समझ में आ रहा है? मसल्स के अंदर। तो जब मसल्स में इंजरी होती है मींस लाइक फ्रैक्चर, मैंने क्या बोला? लाइक यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ या फिर क्या हुआ? कास्ट अप्लाई किया तो बहुत ज्यादा टाइट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? इंजरी होने की वजह से यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मैंने बोला इंजरी हुआ, दूसरा कलर लेती हूँ, मैं लिख ही देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इंजरी हुआ, लाइक फ्रैक्चर हुआ, या कास्ट बहुत ज़्यादा टाइट अप्लाई कर दिया है, बहुत टाइट हो गया है, तो इंजरी होने की वजह से, फ्रैक्चर होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा? इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप होगी। क्या होगा वहाँ पे? इन्फेक्शन होगा या फिर इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप होगी। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन डेवलप, और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन डेवलप होने की वजह से क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, और जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन इसके अंदर होगा तो ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है इट लीड्स टू कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या करेंगे डियर? ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करेंगे, एंड इंजरी टू द नर्व्स ऑल्सो, इंजरी टू द, या फिर कंप्रेशन ऑफ नर्व्स, इंजरी टू द नर्व्स, और कंप्रेशन ऑफ नर्व्स जो होंगे उसको भी ये कंप्रेस करेगा। समझ में आया? और इसी को हमने क्या बोला? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और ये बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स साइन आएंगे जिसमें आप 5P, अब तो 6P पढ़ते हैं, ठीक है, 7P पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? तो अब जो ये 6P 7P हम पढ़ते हैं वो क्या है? वही सारे सिम्टम्स कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंप्रेशन की वजह से जो हुआ है वो क्या है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम हमने एसोसिएटेड विद so many signs, that's why it's called as syndrome। यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे साइंस होते हैं, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया? सिंड्रोम ही बोल दिया कि ये क्या है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसका जो कंपार्टमेंट था वो क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। क्यों? कैसे ये हुआ? पूरा मैंने डिटेल में समझाया कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में एक्चुअली होता क्या है। ये मसल्स होते हैं, ये फेशिया होता है, इसके अंदर अगर इंजरी होगी, मान लो फ्रैक्चर होता है तो मसल्स भी तो इंजर्ड होगा ना। अगर फ्रैक्चर टूटा तो मसल्स के अंदर, बोन तो अंदर है ना, उसके ऊपर से मसल्स अटैच्ड हैं, जिसमें आपने स्केलेटल मसल्स बोला था, तो मसल्स भी तो क्या होगा? इंजर्ड होगा। और मसल्स जब इंजर्ड होता है तो उस टाइम पे क्या? इंजरी होगा, तभी मैंने लिखा 48 से 72 घंटे में क्या होता है? इंजरी, इन्फ्लामेशन की कंडीशन होता है, वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है इसके अंदर, फेशिया के अंदर। और जब यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लूइड भर जाएगा फेशिया के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेंगे? ये जो नर्व्स हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इसको कंप्रेस करेंगे, उसके अंदर ही अंदर मसल्स के नर्व्स और ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया। कंप्रेशन की वजह से क्या होगा? यहाँ पे सिम्टम्स आएंगे जिसे हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। समझ में आया? तो अब हम समझते हैं कि वो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, वो साइन एंड सिम्टम्स जो हम 5P 6P पढ़ते हैं वो क्या है। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम।
साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो मैंने बोला इसको कैसे याद करते हैं, हम 6P लिखते हैं, पहले तो 5P ही होता था, अब 6P है। अब बोलो ये क्या 6P बोल रहे हो, मतलब P, एक P, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया, इतनी बार P लिखा है मैंने, 3 4 5 6, इतनी बार मैंने P लिखा है। तो इस P का क्या मीनिंग होता है, P से पेन, पेलर, पेन हो गया, पेलर हो गया, पल्सलेसनेस, पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया, पैरालिसिस, पॉयकिलोथर्मिया। समझ में आया? 6P के अंदर मैंने क्या लिखा है 6P के अंदर मैंने क्या लिखा है, पेन है, पेलर है, पल्सलेसनेस है, पैरेस्थीसिया है, पैरालिसिस है, पॉयकिलोथर्मिया है। ये क्या है, क्लिनिकल फीचर्स हैं। ये क्या है डियर, क्लिनिकल फीचर्स है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, पेन हो गया, पेलर हो गया, पल्सलेसनेस, पैरेस्थीसिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है, बताओ सबसे अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या होगा, सबसे अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है इसका। तो आप बोलोगे सबसे अर्लीस्ट जो होता है, जो सबसे पहले होता है, अर्लीस्ट सिम्टम्स, वो पेन होता है। अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है डियर, पेन होता है, आप बोलोगे। और ये पेन ऐसा पेन होता है जो कोई पेन किलर लेने पे भी रिजॉल्व नहीं होता, कितना भी वो पेन किलर लेता है तब भी ये पेन परसिस्टेंट रहता है, परसिस्टेंट पेन रहेगा, रिजॉल्व, ये पेन जो है रिलीव नहीं होगा विद पेन किलर। समझ में आ रहा है? तो पेन कैसा हुआ, पेन का नेचर आपने देखा। अर्लीस्ट सिम्टम्स मैंने बोला कि उसको सबसे पहले पेन ही होता है यहाँ पे, और ये पेन जो है वो मेडिसिन लेने पे भी मतलब रिलीव नहीं होगा, ठीक है, मेडिसिन लेने पे भी ये पेन रिलीव नहीं होगा, और ये सबसे अर्लीस्ट सिम्टम होता है, ठीक है। चलो अर्लीस्ट सिम्टम हो गया। फिर पेलर, जहां पे मान लो लगा कास्ट लगाया है तो क्या कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पे पेलर हो रहा है, पेन हो रहा है, पल्सलेसनेस हो रहा है। डिस्टल, हमेशा क्या कौन सा पल्स पूछा जाएगा, तो याद रखना डिस्टल पल्स एब्सेंट होगा। कौन सा डियर, और चेक कौन सा करना है, हमेशा कौन सा चेक करते हैं, तो यही डिस्टल पल्स चेक किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा जहां पे भी कास्ट अप्लाई किया उसका डिस्टल पल्स हमेशा चेक करते हैं, या फ्रैक्चर हुआ है, मान लो यहाँ फ्रैक्चर हुआ है तो डिस्टल पल्स हमेशा चेक किया जाएगा, ठीक है। ऑलवेज चेक कौन सा पल्स, डिस्टल पल्स। पैरेस्थीसिया होगा, यहाँ पे नमनेस वाली फीलिंग होगी, पैरालिसिस हो जाएगा, और पॉयकिलोथर्मिया की कंडीशन रहेगी। ये 6P में आपको याद रखना है। पॉयकिलोथर्मिया क्या होता है, अगर आप वहां के स्किन को टच करोगे तो छूने से वो कैसा होगा, कूल होगा, ठीक है, और ड्राई होगा। अगर वहां ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने खुद ही बोला वहां पे इंजरी हो गया, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो गए जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, तो पेल हो रहा है, पेलर की कंडीशन है, पल्सलेसनेस है, पैरेस्थीसिया है, पैरालिसिस हो जाएगा, या पॉयकिलोथर्मिया होगा। इसका मतलब, पॉयकिलो का मतलब होता है वहां पे स्किन कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ब्लड रहेगा तभी तो वार्मनेस रहेगी, जब ब्लड सप्लाई है ही नहीं तो कैसा हो गया, कूल हो गया और ड्राई रहता है, ठीक है। कूल और ड्राई कब रहता है, इन द एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, in the absence of blood supply। जब उस एरिया को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है तो वो एरिया कैसा हो जाता है, कूल और ड्राई हो जाता है। और जब एक एरिया को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलता है, मान लो मैंने बोला है प्रॉपर ब्लड सप्लाई अगर मिला, अगर इस एरिया को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगा तो वो टच करने पे कैसा होगा, वार्म होगा एंड मॉइस्ट होगा। कैसा होगा डियर, वार्म होगा एंड मॉइस्ट होगा, वार्म होगा और मॉइस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे वार्म और मॉइस्ट तो होता नहीं है, यहाँ पे कैसा हो जाता है, कूल एंड ड्राई रहता है पॉयकिलोथर्मिया में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो गए और कंप्रेशन की वजह से वहां ब्लड सप्लाई पहुंच ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने बोला यहाँ पे क्या हो रहा है, कूल एंड ड्राई स्किन हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम का टर्म है, याद रखना, ये हमारे एग्जाम में ये यूज करते हैं, कूल एंड ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन, इस तरह से लिखा रहता है। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लास्ट फीचर्स क्या होगा, सबसे लेट साइन क्या होगा, अर्ली साइन तो आपने बता दिया कि सबसे अर्ली में उसको पेन होगा, सबसे अर्लीस्ट साइन होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे लेट साइन क्या होगा, तो सबसे लेट साइन होता है पैरालिसिस,
ठीक है, देखो ये बुक में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अलग भी दिया हुआ है, आप देख लेना क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर अर्ली और लेट पूछा जाता है तो सबसे लास्ट में क्या होता है, पैरालिसिस होता है। समझ में आया? अगर स्किन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, नर्व सप्लाई नहीं मिलेगा, पल्स नहीं मिल रहा है, देखो कहीं कहीं पे पल्सलेसनेस दिया है, अगर ऑप्शन में है ही नहीं, पैरालिसिस का ऑप्शन ही नहीं है, देन आप क्या करोगे, पल्सलेसनेस को करोगे। लेकिन यहां पे क्या होगा, पैरालिसिस इज द लेट साइन, सबसे लास्ट में क्या होगा, पैरालिसिस। ठीक है, इज द लेट साइन, सबसे लास्ट में होता है। तो आपको पता चल गया इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 6P का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हो सकता है सीधा आपको फुल फॉर्म ही पूछ दे कि इसमें से कौन सा कंपार्टमेंट सिंड्रोम का क्लिनिकल फीचर्स नहीं है, कौन सा इसमें से P वाला नहीं है, क्योंकि सारे तो P से हैं, हो सकता है जो नहीं है वो भी P से ही दिया हो वहां पे, तो आपको अपना वाला याद रखना है। ठीक है, और मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे बताओ, इसके मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे, फेशिया में क्या यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन मसल्स के अंदर हो गया जो नर्व और ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर रहा है, तो आप क्या कर दो, फेशियोटमी कर दो। आप इस फेशिया के थ्रू क्या कर दो, ओपनिंग क्रिएट कर दो, जिससे यहाँ पे जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है इसके अंदर जो प्रेशर है वो रिलीव हो जाएगा, जिससे जो कंप्रेशन की कंडीशन यहाँ कंप्रेस जो हो रहा है वो कंप्रेशन भी रिजॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो हम मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं डियर, साइन एंड सिम्टम्स हो गया, और हम यहां मैनेजमेंट में करते हैं फेशियोटमी। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या कर दिया डियर, फेशियोटमी, ओपनिंग इनटू द फेशिया। उस फेशिया में हम क्या कर देंगे, ओपनिंग कर देंगे, और ओपनिंग करने की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो भी, फ्लूइड जो एक्यूमुलेट था वो भी बाहर आएगा, और जिसकी वजह से अंदर जो प्रेशर बहुत ज्यादा था वो प्रेशर सिम्टम्स भी वहां पे रिलीव हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्रेशर सिम्टम्स आ रहे थे, तो उस प्रेशर सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हमने क्या कर दिया, फेशिया में ओपनिंग कर दिया, जिसे हमने क्या बोला, फेशियोटमी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मैनेजमेंट। बट अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट, आप अपना काम बताओ, छोड़ो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में सारी चीज पता है, आपको पेशेंट को देखते ही पता चल गया कि क्या हुआ है, पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है या कास्ट लगा है, उसके हाथ को देखते ही पता चल गया, अरे तो इसको तो सिम्टम्स आ रहे, ये तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, इमरजेंसी कंडीशन है, ट्रीट नहीं किया तो पैरालिसिस की कंडीशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लेट साइन मैंने बोला ना, पैरालिसिस है, पैरालिसिस हो जाएगा इसको, तो फटाफट हमें डॉक्टर को, तो हमारा सबसे पहला काम है पेशेंट को देखते ही इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हमेशा नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले प्रायोरिटी में पूछा जाएगा, तो आप ऐसी कंडीशन को देख के क्या करोगे, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, डॉक्टर्स को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, और आप चुप तो बैठोगे नहीं, डॉक्टर जब तक आएगा तब तक आगे आप सेकंड क्या करते रहोगे, अगर आपको लग रहा है कि उसकी क्लॉथिंग बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत एकदम हाथ में ऐसे कपड़े टाइट पहन रखे हैं कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके कपड़े काट दो या खोल दो, काट दो कहने का मतलब जो भी कपड़े, अब इतना टाइट है तो खुल तो पाएगा नहीं खुल पाता ना, हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल तो हम काट ही देते हैं, इसलिए मैंने बोला काट दो। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे काटने वाला नहीं लिखा होगा, लूजनिंग द टाइट क्लॉथ्स। ठीक है, अगर ये ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, लूजन द टाइट क्लॉथ्स। आपको दिख रहा है हाथ एकदम नीला पड़ रहा है, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, हो सकता है स्वेलिंग हो गया हो जो भी हो, लेकिन कपड़ा बहुत ज्यादा टाइट है और ज्यादा कंप्रेशन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लूज इन द टाइट क्लॉथ्स को वहां पे हम लूज कर देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या रहता है वो मैंने बताया, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। आप सबसे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, फिर अगर आपको लग रहा है कि उसके कपड़े बहुत ज्यादा टाइट हैं तो उसको लूज कर दो। ठीक है, बाकी और भी इसके बाद प्रायोरिटी में होगा, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। तभी मैंने बोला जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी सेट करना आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल देके बताया, इन दोनों में से सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, पता चले वो हम काट रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन पहले इन्फॉर्म कर दो आप, अगर आपको ऐसे साइन एंड सिम्टम्स दे रहे हैं तो मैनेजमेंट भी आपको पता होना चाहिए और अपना काम क्या है वो भी पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ टर्मिनोलॉजी, है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे लिखा है मसल्स फाइबर।
अब मसल्स फाइबर के बारे में मैंने आपको बताया था, और यहीं पे मैंने एक गलती से बाई मिस्टेक एनारोबिक अरेबिक वाला सीन हो गया था, वो देख लेते हैं। मसल्स फाइबर दो टाइप के होते हैं। कैसे मसल्स फाइबर होते हैं डियर? एक स्लो होता है, एक फास्ट फाइबर होता है, जिसे एक रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर आप बोलते हो। तो जो एक स्लो फाइबर है, एक फास्ट फाइबर होता है, ठीक है। अब इसी मसल्स फाइबर के बारे में देखेंगे, स्लो फाइबर के बारे में या फिर फास्ट फाइबर, जिसे आप क्या बोलते हो, कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है, रेड फाइबर। स्लो फाइबर कैसा होता है? रेड फाइबर होता है, ठीक है। कैसे नेचर का होता है? ऑक्सीडेटिव फाइबर भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने बताया था, कैसा रेस्पायरेशन करते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन। यही लास्ट क्लास में गलत हो गया था। कैसा रेस्पायरेशन होगा? एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इसीलिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी कार्डियक मसल्स फाइबर और स्मूथ मसल्स फाइबर कौन सी फाइबर होती हैं? स्लो फाइबर्स होते हैं, रेड फाइबर होते हैं, ऑक्सीडेटिव नेचर के फाइबर होते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन वहां पे होता है, वहां पे फैटिग, दिस मसल्स नॉट इजिली फैटिग नहीं होता है, नॉट इजिली फैटिग, ये इजिली नहीं थकते हैं, यहाँ पे फैटिग नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है? मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है। मायोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर का, मैंने बोला था ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है, बहुत रेड कलर का होता है, जो मैंने मसल्स में बना के दिखाया था। तो यहाँ पे मायोग्लोबिन मोर होता है इन कंपैरिजन टू द फास्ट फाइबर। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा डियर? मोर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो कुछ दोनों में डिफरेंस होते हैं वो आपको याद रखना। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, इतना बता दिया तो इसका एग्जाम्पल भी हमें बता दो कि इसका एग्जाम्पल क्या है। अरे ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। क्या है इसका एग्जाम्पल? कार्डियक मसल्स। कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स। और कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स, जो कि थकती नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं थकती? इसके मसल्स फाइबर कैसे नेचर्स के होते हैं? ऑक्सीडेटिव नेचर के होते हैं। कैसा रेस्पायरेशन होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, यहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा नहीं, इसलिए इजीली फैटिग यहाँ पे नहीं होगा। मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे ज्यादा होता है। और ये कैसे नेचर के फाइबर होते हैं? रेड फाइबर होते हैं। कैसा होता है फाइबर? स्लो फाइबर होता है, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट आप किस में लिखोगे? फास्ट फाइबर में लिखोगे। अगर ये रेड फाइबर है तो ये कैसे होते हैं? वाइट होते हैं। वाइट थोड़े लाइट येलोइश होंगे, या फिर सीधा इसको बोल सकते हैं पेल होगा। कैसे नेचर का होगा? पेल होगा। चलो, दूसरा कलर के बाद हम बोलेंगे ये ऑक्सीडेटिव है, तो ये कैसा होगा? ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स होते हैं। ये फास्ट फाइबर होते हैं। अगर ये एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं तो ये एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पायरेशन करेंगे और एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा? फैटिग होगा और पेन होगा। समझ में आ रहा है? फैटिग होगा और क्या होगा? पेन होगा। तो यहां पे लिखा है मैंने नॉट इजिली फैटिग, बट ये क्या होते हैं? इजिली फैटिग। ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ये मसल्स फाइबर क्या होते हैं? इजिली फैटिग होते हैं, इजिली थक जाते हैं। चलो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? मायोग्लोबिन मोर होता है, यहां पे मायोग्लोबिन लेस होता है। मायोग्लोबिन क्या होता है? इन कंपैरिजन टू द स्लो फाइबर, यहां मायोग्लोबिन लेस इन नंबर होगा। अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे क्या होगा डियर? लेस इन नंबर। क्या होगा डियर? लेस इन नंबर। अब ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आगे जैसे अब मैंने कंपार्टमेंट का एक एग्जांपल बताया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, आपको मैंने बताया राइगर मोटिस के बारे में, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने मसल्स के बारे में कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से बताया था, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स अच्छे से बताया था, इसलिए आपको राइगर मोटिस समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। कंपार्टमेंट सिंड्रोम समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसीलिए मैं बेसिक ये चीजें टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ कि आगे अगर मैं क्वेश्चंस बताऊं तो मुझे मसल स्ट्रिच में, टिटनेस में, मसल्स फाइबर्स में आपको ये चीजें समझाने की जरूरत बेसिक ना पड़े, इसलिए बेसिक मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आप बोलोगे मैम क्या बता रहे हो यार, एग्जाम में थोड़ी ना आता है, नॉर्सेट में थोड़ी ना आता है। डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्टली
क्वेश्चन को टच करता है, इसलिए मैं बता रही हूं, ठीक है। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर, और यहां पे अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इस फास्ट फाइबर के मसल्स का एग्जाम्पल बताओ, क्या एग्जाम्पल होगा? आप बोलोगे ओनली वन, कौन सा? स्केलेटल मसल्स। कौन सा मसल्स? स्केलेटल मसल्स होंगे, जो कि ईजिली फैटिग हो जाते हैं, हमारी मर्जी से, हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बताओ, मसल्स फाइबर के बारे में समझ में आया? चलो, मसल्स फाइबर आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? मसल्स ट्विच। क्या आपको मसल्स ट्विच के बारे में पता है? व्हाट इज कॉल्ड एज मसल्स ट्विच? मसल्स ट्विच क्या होते हैं? जैसे मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझाती हूं, और इसी से शायद समझ में आ जाएगा, तो डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे टर्मिनोलॉजी आपको समझाना है कि मसल्स में अगर मैं इन वन एक्शन पोटेंशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इन वन एक्शन पोटेंशियल, इन वन स्टिमुलाई, और या फिर लिख सकते हो आप वन एक्शन पोटेंशियल, अगर इस मसल्स को एक बार स्टिमुलाई दिया जाए या एक एक्शन पोटेंशियल मिले तो मसल्स क्या होगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये क्या मसल्स हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड मसल्स में क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि एक स्टिमुलाई मिलने पे मसल्स क्या होते हैं? इन वन स्टिमुलाई, इन वन एक्शन पोटेंशियल मसल्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड इज कॉल्ड एज मसल्स ट्विच। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मसल्स ट्विच। इन वन स्टिमुलाई और इन वन एक्शन पोटेंशियल, muscles become contract and relax and is called as muscle twitch। इसी को हमने क्या बोला? muscle twitch बोला। मुझे लगता है muscle twitch के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट है फैटिग। फैटिग तो अभी बताया था मैंने, फैटिग के बारे में तो अभी बताया था। यस, बताओ, फैटिग के बारे में बताया ना? समझ में आ गया मसल्स फैटिग के बारे में? क्या ट्विच के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। मसल्स के ट्विच को देखने के लिए अगर बोला जाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे, बताओ, मसल्स ट्विच को देखने के लिए बताओ, बताओ। मसल्स के ट्विच को देखने के लिए, मसल्स के ट्विच को देखने के लिए आप क्या चेक करोगे? मैंने क्या बताया अभी? मसल्स ट्विच बताया था कि इन वन एक्शन पोटेंशियल, क्या बताया डियर मैंने? In one stimuli or in one action potential, muscles become contract and relax and is called as muscle twitch and is called as muscle twitch। इसे हम क्या बोलते हैं डियर? muscle twitch बोलते हैं। अब मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, EMG। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMG? क्या है ये? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राफी से टू चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, टू चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स। टू चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स को हम देखते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी में, EMG, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राम, मायोग्राम होता है उस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, मायोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है। इलेक्ट्रोमायोग्राम ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मसल्स ट्विच को, मसल्स की वीकनेस को, कितना मसल्स वीक है, कितना स्ट्रेंथ है, वो हम चेक करते हैं मायोग्राम से, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी क्या होता है? अगर मसल्स में वीकनेस है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसको चेक करते हैं हम, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स को देखते हैं, ठीक है। अगर आप बोलते हैं ना मसल्स वीकनेस है तो कितना मसल्स वीक है, उसका हम देखेंगे किससे? मायोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, या उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं। जैसे आप ECG करते हो, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हो तो क्या करते हो? कार्डियोमायोग्राफी करते हो। ECG करते हो ना, इलेक्ट्रिकल कार्डियोमायोग्राफी करते हो, ECG। वैसे यहाँ पे क्या होता है? EMG, मायो वर्ड रिलेटेड टू मसल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? और E से इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो यही सारी चीजें हैं, सेम है मसल्स का भी। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको ये भी याद रहेगा। फैटिग के बारे में मैंने जैसे बोला था, फैटिग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ।
फैटीग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे फैटीग क्या होता है, दो तरह की जो मसल्स फाइबर्स हैं उसके बारे में मैंने बताया था। मसल्स फाइबर हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं, जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट टर्म था तो मैंने यहाँ लिख दिया। स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। ये कार्डियक और स्मूथ मसल्स में कभी ईजिली, नॉट ईजिली फैटीग, ये ईजिली नहीं थकते हैं, इनमें ईजिली फैटीग नहीं होता है, और ये अगर फैटीग हो गए तो हम भी हमेशा के लिए फैटीग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स नॉट इजीली फैटीग, बट द स्केलेटल मसल्स आप थकते बहुत हो, स्केलेटल मसल्स क्या हो जाता है, इजीली फैटीग, क्योंकि ये इजीली थक जाते हैं, इजीली फैटीग हो जाता है, इसमें इजीली थक जाते हैं, इजीली फैटीग हो जाता है। और फैटीग होता है तो हम क्या बोलते हैं, फैटीग होना का मतलब क्या है, थक गया है ये मसल्स, और क्या हो गया, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया है डियर, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं फैटीग के बारे में, बता चुकी हूँ कौन से नेचर का फाइबर होगा, मैं दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही मसल्स फाइबर के बारे में डिस्कस कर लिया है कार्डियक और स्मूथ मसल्स में। अब है टिटनेस की कंडीशन। क्या होता है टिटनेस की कंडीशन में डियर? क्या आपने टिटनेस के बारे में सुना है? यस और नो? टिटनेस क्या बोला मैंने? टिटनेस में, टिटनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मसल्स से रिलेटेड समझेंगे, मसल्स में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या, एक एग्जांपल में फिर से डायग्राम के साथ आपको देना चाहूंगी। देखो जैसे क्या होता है, सक्सेसफुल, आफ्टर सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, आफ्टर द सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हुआ एंड द परसिस्टेंट स्टिमुलाई इज गिवन टू द मसल्स, तो मसल्स बिकम कॉन्ट्रैक्टेड, मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा आफ्टर द सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। क्या बोला मैंने? आफ्टर the successful contraction of muscles, after the successful contraction of muscles, the persistent stimuli, पहले मैं लिख देती हूं फिर समझाती हूं, persistent stimuli is given, then the muscle, it leads to muscles remains contracted, in the same form। जैसा कि टिटनेस के कंडीशन में होता है। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट? कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉलेस्ट्रीडियम टेटेनाई। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है डियर? कॉलेस्ट्रीडियम टेटेनाई, कॉलेस्ट्रीडियम टेटेनाई, ठीक है, जो सॉइल में, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है डियर? बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये पॉजिटिव एजेंट होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, टिटनेस कॉज करता है। और यहाँ से क्लिनिकल फीचर्स आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन क्या होता है, ये जो हमारी मैंडिबल मसल्स होती हैं, यहाँ पे जो मैंडिबल के पास में जो मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉक जॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो स्टिफनेस इन द मैंडिबल वाले पार्ट में, यहाँ इस वाले मसल्स के पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ जो मसल्स होते हैं उसमें स्टिफनेस हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉक जॉ। जबड़ा आपका लॉक हो गया है, ठीक है, लॉक जॉ, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, वैसे आप पढ़ोगे, लेकिन मैंने आपको बताया टिटनेस की कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे डायग्राम बना के बताने की कोशिश की है कि जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ नॉर्मली, तो आफ्टर द सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बट यहाँ पे परसिस्टेंट क्या होता है, इसको स्टिमुलाई मिलता रहता है, परसिस्टेंट स्टिमुलाई मिलता रहेगा। देख लो बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट क्या है, कॉलेस्ट्रीडियम टेटेनाई है। कॉलेस्ट्रीडियम टेटेनाई क्या करेगा, परसिस्टेंट यहाँ पे मसल्स को स्टिमुलाई मिलता रहेगा, तो मसल्स यहां से कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्स होना था, अब रिलैक्स नहीं हो रहा, फिर स्टिमुलाई मिला, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर स्टिमुलाई मिला, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर इसको स्टिमुलाई मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रह रहा है। ये क्या हो रहा है, क्योंकि परसिस्टेंट इसको स्टिमुलाई मिलता जा रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिलैक्स वाला प्रोसेस हो, रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा, फिर स्टिमुलस मिला, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स होना था, फिर स्टिमुलाई मिल गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स होना था, फिर स्टिमुलाई मिल गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट। इससे इस तरह से मसल्स रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड इन द सेम फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा, क्योंकि इसे परसिस्टेंट स्टिमुलाई मिल रहा है, और परसिस्टेंट अगर मसल्स को स्टिमुलाई मिलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, मसल्स रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड इन द सेम फॉर्म, जिसे आप क्या बोल रहे हो, टिटनेस की कंडीशन में होता है। टिटनेस कॉजेटिव एजेंट कॉलेस्ट्रीडियम टेटेनाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉइल में। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, लॉक जॉ की कंडीशन होती है, जैसे ट्रिस्मस भी बोलते हैं हम, या लॉक जॉ, जो मैंडिबल की मसल्स होती है स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से ये हिल नहीं पाता, लॉक जॉ हो जाता है एकदम। समझ में आया?
चलो, तो ये टेटनस वाले पॉइंट में हमने समझा। नेक्स्ट है मसल स्टोन। मसल स्टोन क्या होता है? मसल स्टोन, यस बताओ। मसल स्टोन है, पावर है मसल्स में, क्या है ये मसल स्टोन? मसल स्टोन क्या है डियर? मसल स्टोन, मसल स्टोन का मतलब डिग्री ऑफ द टेंशन ऑफ द मसल्स, डिग्री ऑफ द टेंशन ऑफ द मसल्स, डिग्री ऑफ द टेंशन ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड एज मसल स्टोन। ये तो चाहे कंटिन्यू टोन मिल रहा है, परसिस्टेंट टोन मिल रहा है, पार्शियल और कंप्लीट उसको मिल रहा है, तो उसकी वजह से मसल्स में क्या हो रहा है? पावर आ रहा है, टोन आ रहा है। या तो टोन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिया, डिक्रीज हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? हम हाइपोटोनिया बोलेंगे। ठीक है, आपने नाम सुना होगा फ्लैसिड मसल्स। ठीक है, मसल सेंट्रल फैटिग का नाम सुना होगा। एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ। सेंट्रल फैटिग क्या होता है डियर? सेंट्रल फैटिग जैसे मैंने बोला, ये तो समझ में आ गया ना, मसल स्टोन का मतलब होता है डिग्री ऑफ द टेंशन ऑफ द मसल्स। मसल्स कहाँ गायब हो गया? अभी तो लिखा था। ठीक है, डिग्री ऑफ द टेंशन ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड एज मसल स्टोन। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे? सेंट्रल फैटिग लिखा है। क्या होता है सेंट्रल फैटिग का मतलब? एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, इसका मीनिंग आपको समझाना है। व्हाट इज सेंट्रल फैटिग? अब इसको एग्जाम्पल के साथ ही समझना। मैं सेंट्रल फैटिग लिख दिया है, एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाती हूँ। क्या कि जब मसल्स में क्या हो, जैसे आप थके नहीं हो, आपकी मसल्स थकी नहीं है, लेकिन आप दिमाग से थक गए हो, आप साइकोलॉजिकली क्या हो गए हो? थक गए हो। जैसे आप बहुत, आज आपने क्या किया? ऑफिस में काम किया, सब कुछ किया, लेकिन बैठ के किया था, लेकिन घर पे जाके क्या बोलते? अरे यार मैं बहुत थक गई, आज बहुत थकी। आपके मसल्स थके नहीं है, लेकिन आप दिमाग से क्या कर रहे हो कि मैं बैठ के आई हूं, मैं पूरे दिन मैंने वहां बाहर निकाला, घर पे नहीं थी तो मैं थक गई। समझ में आ रहा है? एक तो होता है कि सच में थकना, कि आप 4 किलोमीटर दौड़ के आए हो, तब आप मसल्स फैटिग आप बोल रहे हो कि थके हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? खड़े हो, यहां से चल के सिर्फ घर तक गए हो, और फिर क्या बोल रहे हो? अरे मैं तो बहुत थक गई, मैं वहां से यहां तक आई। अरे 200 मीटर में कोई थकता है क्या? 100 मीटर भी चल के कोई थकता है क्या? नहीं, 100 मीटर चल के कोई इतनी जल्दी मसल्स में फैटिग नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे से आपकी मसल्स है, तो अलग बात है। समझ में आ रहा है? तो वो चीज मैं यहां समझाने की कोशिश कर रही हूं। अगर हम साइकोलॉजिकली फैटिग हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली, ठीक है, साइकोलॉजिकली हम सोच लेते हैं, हम थकने से पहले दिमाग से सोच लेते हैं कि हम थक गए तो थक जाते हैं। यही चीज मैं आपको बोलती हूँ, अप्लाई करो। ये मत सोचो कि आज तो सुबह से किताब लेके बैठी हूं, मैं तो थक गई। अगर थक गई सोच लोगे तो दिमाग थक जाएगा। समझ में आ रहा है? हमेशा बोलना है अरे ऐसे कैसे हो, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक तो थकना ही नहीं है। जब तक मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, जब तक सीट लेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक थकेंगे नहीं। ये चीज अपने अंदर लेके आना है, तभी आप मोटिवेट होके और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन हर पॉइंट पे अगर ये सोचने लगे फैटिग फैटिग फैटिग, तो सच में फैटिग हो जाओगे। समझ में आ रहा है? आप देख लो, ये चीज ले सकते हो कि चश्मा नहीं है, मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं एकदम, कहते हैं ना मछली की आंख पे, जैसे अर्जुन वाली कहानी सुनी होगी ना, उसने तीर निशाना साधा था कहाँ पे? उस मछली की आंख पे, और सीधा निशाना वहीं पे लगाया था। वैसे ही मेरा सीधा निशाना कैमरे की तरफ है, मेरा पूरा एकदम निशाना मैंने कैमरे की तरफ लगा रखा है। चाहे मुझे नहीं दिख रहा है वो, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं कि मुझे दिख जाए विदाउट स्पेक्स। समझ में आ रहा है? तो वही चीज ऐसे ही आपको टारगेट करना है अपनी स्टडी को। अंधाधुंध नहीं करना है, अंधेरे में नहीं करना है, चश्मा वश्मा लगा के पढ़ के देख के करना है। ठीक है, चलो, तो सेंट्रल फैटिग आपको समझ में आ गया। सेंट्रल फैटिग का मतलब होता है साइकोलॉजिकली फैटिग। एक्चुअली द मसल्स इज नॉट फैटिग, बट माइंड सेज इट्स फैटिग। तो ये होता है इसका मतलब सेंट्रल फैटिग। तो एग्जाम्पल के साथ बताया है। एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि क्रिकेट का एग्जाम्पल बता देती हूँ। आजकल लोग बहुत मैच देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्रिकेट का एग्जाम्पल बता देती हूँ। क्रिकेट में क्या है, जैसे कि मान लो फुटबॉल, जो बॉलर है और बैट्समैन है, तो वो चाहता है फील्डिंग करने के लिए, जो होते हैं ना फील्डर, कि मुझे क्या करना है, मुझे तो बैटिंग ही कर लेता हूँ, फील्डिंग मुझे पसंद नहीं है, फील्डिंग में बहुत भागना पड़ता है। तो चलो ठीक है, मैं वैसे ऑप्शन बता रही हूँ कि वो फील्डिंग करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, बैटिंग करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। करना तो दोनों ही पड़ेगा, लेकिन उसे पसंद क्या है सबसे ज़्यादा? बैटिंग करना। क्यों? क्योंकि उसमें चलना नहीं पड़ता, एक ही जगह खड़े रहना पड़ता है। और फील्डिंग में क्या होगा? भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और वहाँ पे एक्चुअल में फैटिग होगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं थक जाऊंगा, थका नहीं है, लेकिन उसका माइंड सेंट्रल फैटिग हो रहा है उसे, कि मैं फील्डिंग करूंगा तो थक जाऊंगा, इसलिए मुझे बैटिंग करना है। समझ में आया? तो थका नहीं, उससे पहले उसने सोच लिया कि भागने से मैं थक जाऊंगा। तो वो जो टर्म मैंने समझा है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल फैटिग। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब एक फ्लैसिड मसल्स की बात करते हैं। क्या होता है फ्लैसिड? व्हाट इज फ्लैसिड मसल्स? क्या बताया मैंने, क्या होता है फ्लैसिड मसल्स? बताओ जल्दी से। फ्लैसिड मसल्स का मतलब होता है मसल स्टोन बिकम लॉस्ट, मसल स्टोन बिकम लॉस्ट, muscle stone become lost and muscles becomes flat and flabby। क्योंकि मसल्स का टोन लॉस्ट हो गया, कंटिन्यू सप्लाई टू द एसिटाइल कोलिन, मसल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कंटिन्यू सप्लाई करता रहता है, स्टिमुलेट करता रहता है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है, मसल्स में टोन रहता है। लेकिन जैसे ही वो कनेक्शन कट हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर से मैसेज नहीं मिलेगा, स्टिमुलस नहीं मिलेगा, तो मसल्स क्या हो जाएगा, मसल्स की टोन लॉस हो जाएगी, मसल्स बिकम फ्लैट एंड फ्लैबी हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फ्लैसिड मसल्स। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, मसल स्टोन बिकम लॉस्ट, मसल्स बिकम फ्लैट एंड फ्लैबी एंड इज कॉल्ड एज फ्लैसिड मसल्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं डियर? फ्लैसिड मसल्स। फ्लैसिड मसल्स हम बोलते हैं। फ्लैसिड मसल समझ में आ गया? फ्लैसिड मसल्स क्या होता है? अब मसल स्टोन लिखा था, मसल स्टोन में एक चीज मैं बताती हूं, ये जो मसल स्टोन है, मसल स्टोन अगर इंक्रीज हो जाता है, मसल स्टोन अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिया। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक मसल्स या हाइपरटोनिया बोलते हैं, हाइपरटोनिक मसल्स। और मसल्स का टोन अगर डिक्रीज हो जाता है देन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया, सॉरी हाइपोटोनिया, उल्टा, हाइपरटोनिया हो गया। अगर मसल्स का टोन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डियर? हाइपरटोनिया। और मसल्स का टोन डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपो, कौन सा टर्म यूज करते हैं? हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिक मसल्स, हाइपोटोनिया हो गया। तो समझ में आया? अगर टोन बढ़ जाएगा हाइपरटोनिक मसल्स हो जाएगा, अगर मसल्स का टोन कम हो जाएगा तो हाइपोटोनिक मसल्स हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल आपको समझना है, ये जो हाइपरटोनिक मसल्स होता है, हाइपरटोनिया होता है, यहां पे भी दो कंडीशन होता है, या तो स्पास्मिसिटी होगा या रिजिडिटी होगा। क्या होगा डियर? स्पास्मिसिटी या फिर हम बोलते हैं रिजिडिटी की कंडीशन। रिजिडिटी की कंडीशन, रिजिडिटी, रिजिडिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर सिर्फ और सिर्फ मसल टोन इंक्रीज होता है, इफ सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मसल्स का टोन इंक्रीज हुआ, तो हमने क्या बोला? रिजिडिटी की कंडीशन। लेकिन अगर क्या होगा, मसल्स टोन बढ़ने के साथ साथ रिफ्लेक्सेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, देन इट्स कॉल्ड एज स्पास्मिसिटी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैंने बोला मसल टोन में अगर टोन बढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक मसल्स, हाइपरटोनिया। और जब टोन बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मसल टोन ही बढ़ेगा, तो उसे हम बोलेंगे रिजिडिटी की कंडीशन, जैसा कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स पार्किंसंस में होता है या टिटनेस की कंडीशन में एग्जांपल मैंने बताया हुआ था। समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्या होता है? रिजिडिटी होता है। और अगर मैं स्पास्मिसिटी की बात करती हूं तो स्पास्मिसिटी में मैंने क्या बोला? मसल्स का टोन तो इंक्रीज होगा ही, मसल्स टोन इंक्रीज होने के साथ साथ यहां पे क्या होता है डियर? यहां पे रिफ्लेक्सेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। इफ रिफ्लेक्सेस आल्सो इंक्रीजेस, इफ रिफ्लेक्सेस आल्सो इंक्रीजेस देन इट्स कॉल्ड एज स्पास्मिसिटी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पास्मिसिटी बोलते हैं। और स्पास्मिसिटी का एक एग्जांपल आप ले सकते हो, बेबिंस्की साइन, जो कि बच्चों में नॉर्मली एक साल में क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है, लेकिन आगे अगर कंटिन्यू रहे, टोन बढ़ने के साथ साथ रिफ्लेक्सेस भी बढ़ेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बढ़ेंगे? अगर बड़ों में मिलेगा तो क्या वो नॉर्मल होगा? नहीं, क्योंकि ये एक साल पे डिसअपियर हो जाता है। बड़ों में भी मिल रहा है, इसका मतलब वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है। तो टोन बढ़ने के साथ साथ अगर रिफ्लेक्सेस भी इंक्रीज होंगे, उसे हम बोलते हैं स्पास्मिसिटी। एग्जांपल इज बेबिंस्की साइन। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जैसे कि पार्किंसंस में होता है, या फिर टिटनेस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ता है? मसल टोन बढ़ सकता है, टोन ही इंक्रीज होता है, बाकी रिफ्लेक्सेस यहाँ पे बढ़ते नहीं है। ठीक है, तो टोनिक वाला समझ में आ गया। हाइपोटोनिया का मतलब क्या होता है? हाइपोटोनिया का मतलब, सॉरी, हाइपोटोनिया का मतलब क्या होता है? मसल टोन का डिक्रीज हो जाना। यहाँ पे क्या होते हैं? मसल टोन डिक्रीजेस, मसल टोन डिक्रीजेस। और मसल टोन डिक्रीज हुआ तो हमने उसे क्या बोल दिया? हाइपोटोनिया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या?
तो मसल स्टोन डिक्रीज होना क्या हो गया, हाइपोटोनिया। कब मसल स्टोन डिक्रीज हो जाते हैं, अभी मैंने बताया ही था, मसल्स के टोन तब डिक्रीज हो जाएंगे जब लाइक न्यूरोट्रांसमीटर उसे प्रॉपर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स को सप्लाई नहीं कर रहा होगा, स्टिमुलस नहीं दे रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया, और यहाँ पे हाइपरटोनिया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है जिससे कि हम इजीली इसको रिवाइज कर पाए, वो देख लेते हैं क्या है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स, ठीक है डियर, कितना टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं, 639 दिख रहा है क्या आपको। टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं, 639 मसल्स होते हैं। लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा होता है, सार्टोरियस मसल्स हमारा लॉन्गेस्ट मसल्स होता है। लार्जेस्ट मसल्स कौन सा होगा, ग्लूटियल मैक्सिमस हमारा सबसे लार्जेस्ट मसल्स होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा होता है डियर, मैसेटर जो हमारा होता है, मैस्टिकेशन वाला जो मैसेटर मसल्स होता है हमारा क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होता है। सबसे शॉर्टेस्ट मसल्स की बात करूं, देखो ये चार्ट बना के अपने घर पे चिपका लेना, क्योंकि एक बार में याद नहीं होगा, इसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट मसल सबसे कौन सी होती है, हमारी कान की स्टेपिडियस मसल्स जो होती है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स होती हैं, सब स्माइल मसल्स, जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी स्माइल मसल्स कौन सी होती है, जाइगोमेटिक। फेस में जाइगोमेटिक बोन होता है ना, बोन से अटैच मसल्स होते हैं, तो बोन पढ़ेंगे तो वो भी सारा बोन का नाम भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्माइल मसल्स कौन सी होती हैं, जाइगोमेटिक हमारी स्माइल मसल्स होती हैं। सैडनेस मसल्स कौन सी होती हैं डियर, सैडनेस मसल्स हमारी लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस जो होती है हमारी सैडनेस मसल्स होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं मोस्ट कॉमन मसल्स फॉर द आईएम इंजेक्शन, मोस्ट कॉमन मसल्स फॉर द आईएम इंजेक्शन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सी होंगी, डेल्टॉइड। वैसे देखो हम और भी बोलते हैं, लेकिन आपको जो सेलेक्ट करना है, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो कौन सा करना है डियर, डेल्टॉइड मसल्स को करना है। डिसलाइक मसल्स कौन सी होती हैं, प्रोसीरियस नोज मसल्स जो होती है हमारी कौन सी डिसलाइक मसल्स होती हैं। सरप्राइज मसल्स, जैसे एकदम से गुड न्यूज मिलता है तो हम इस तरह से करते हैं वाओ, तो ये जो हमारी मसल्स होती है इस तरह से आपने देखा होगा ऊपर, ये हमारी सरप्राइज मसल्स जो हमारी फ्रंटालिस में हमने, और एकदम से हम ऐसे करते हैं ना, ये वाली जो मसल्स है फ्रंटालिस वाली, तो फ्रंटालिस मसल्स हमारी क्या होती है, सरप्राइज मसल्स। विस्लिंग मसल्स कौन सी होती है, मैं बजा के नहीं दिखाने वाली हूँ। ठीक है, विस्लिंग मसल्स हमारी कौन सी होती है, बक्सीनेटर जो होती है हमारी विस्लिंग मसल्स होती हैं। और डाउट मसल्स कौन सी होंगी, मेंटालिस मसल्स होंगी। मोस्ट कॉमन मसल्स इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स इंजरी, याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट कॉमन मसल्स जो स्पोर्ट्स में कौन सा सबसे ज्यादा इंजर्ड होता है, मोस्ट कॉमन मसल्स इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स इंजरी में जो होता है वो हमारा कौन सा, हैमस्ट्रिंग मसल्स इंजर्ड होता है। और अगर मैं मैरिज मसल्स और डाइवर्स मसल्स की बात करूं तो कौन सा है, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस मसल्स हमारी कौन सी होती हैं, मैरिज और डाइवर्स मसल्स। ये सारे मैंने लिखवा दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हैं जैसे कि शॉर्ट मसल्स, लोग फर्स्ट स्लाइड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितना है, लॉन्गेस्ट मसल्स, लार्जेस्ट मसल्स, शॉर्टेस्ट मसल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, स्माइल मसल्स और सैडनेस मसल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके नाम तो कम से कम याद ही रखना। बाकी एक बार है कि मतलब नजर मार लेना, ठीक है, एक बार रीडिंग कर लेना, अगर कहीं पे आता है टकराता है तो आपको याद रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चीटिंग मसल्स कौन सी होती हैं। चीटिंग के लिए आप देखते हो एग्जामिनर होता है, आंख ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके, आप पता नहीं कैसे देख लेते हैं लोग, ऐसे करके पीछे की कॉपी भी देख लेते हैं, आगे की कॉपी भी देख लेते हैं, आगे से भी देख लेते हैं, टीचर्स को भी देख लेते हैं वो हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो क्या है, चीटिंग मसल्स कौन सी हैं आपकी, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स हैं, मतलब आंख से ही तो देखते हैं ना, ये सुपीरियर ऑब्लिक कहाँ है, आइज की मसल्स हैं, सुपीरियर ऑब्लिक कहाँ है, आइज की मसल्स हैं। ठीक है, चलो वाइडेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी कौन सी है, लैटिस्मस डॉर्साई इज द वाइडेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी, एक इसको भी थोड़ा याद रख लेना। और बॉक्सर्स मसल्स, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस स्लाइड से भी कुछ चीजें हैं। बॉक्सर्स मसल्स ऑफ द बॉडी हम किसे बोलते हैं, सैरेटस एंटीरियर, ये हमारी बिग स्विंग मसल्स होती हैं, इसे भी थोड़ा याद रखना। हमारी सबसे बिजी मसल्स कहाँ की होती हैं, ये देखो कितना बिजी है, देख रहे हो ना, एक स्पेक्स नहीं पहना, कितना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। तो हमारी जो सबसे बिजिएस्ट मसल्स होती हैं वो कहाँ की होती हैं, आई की मसल्स होती है, सबसे बिजिएस्ट मसल्स, सबसे बिजी मसल्स ऑफ आवर बॉडी, आई मसल्स। ठीक है, और मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल्स, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी चल रहा है, मोस्ट फ्लेक्सिबल, आपको समझाने के लिए जो मसल्स मैं यूज कर रही हूं, मैं अपने बोलने के लिए सबसे ज्यादा जो सबसे फ्लेक्सिबल है वो कौन सा है, टंग। अगर ये काम ना करे तो क्या हो, ये जो निकल रहा है मुंह से वो निकलेगा क्या, नहीं। तो ये हमारी सबसे फ्लेक्सिबल मसल्स होती हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती हैं, ये सबसे
क्या है, लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये कुछ मसल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ऑलरेडी मैंने लिखा था, जिससे इसे आप बार बार रिवाइज करके चीजों को याद कर पाओ, क्योंकि डायरेक्ट यहां से हिट करने वाले वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूं आपको याद हो जाए, यहाँ पे आप 3-4 बार इसको रिवाइज करना। ये मसल छोटी है, कान की मसल सबसे छोटी मसल, मतलब बड़ा छोटा ऐसे करके आपको मसल्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो जिससे आपको मसल्स याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था, ठीक है। चलो कार्टिलेज पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में देखते हैं, कार्टिलेज क्या है। अब मसल्स हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। मसल्स के बारे में जो टर्मिनोलॉजी थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मसल राइगर मोटिस था, मतलब जो भी मसल्स के बारे में था पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज भी हमारा किस टाइप, क्या कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ से बना है मैंने बताया था ना, ये भी हमारे कौन सी लेयर से बनता है, मीजोडर्म से बनता है। मीजोडर्म, मेसेनकाइमल सेल्स, याद करो, मीजोडर्म मेसेनकाइमल सेल्स, जिससे क्या बना था, मायोब्लास्ट बना था, बट यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। और कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्ट मीन्स फॉर्मिंग सेल, तो ये क्या है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। और कार्टिलेज जो होता है ये एवेस्कुलर होता है। कैसा होता है डियर, एवेस्कुलर होता है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स की सप्लाई, ए का मतलब एब्सेंट ब्लड वेसल्स, क्या होता है, एवेस्कुलर का मतलब एब्सेंट ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं वो नहीं होते हैं, तो इसको ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कार्टिलेज को कहाँ से मिलता है, बोन से, ठीक है, कहाँ से मिलता है, बोन से मिलता है, मसल से मिलता है, सराउंडिंग के स्ट्रक्चर से मिलता है, बट कार्टिलेज के पास अपना कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता, ये एवेस्कुलर होते हैं, इसको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बोन से, मसल से या फिर सराउंडिंग के स्ट्रक्चर से मिलता है। समझ में आ गया, तो कार्टिलेज के बारे में चीजें समझ में आई, ये क्या है, एक तरह का डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, मीजोडर्म से डेवलप हुआ है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, और मैच्योर कार्टिलेज सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट क्या है, मैच्योर कार्टिलेज सेल। ब्लास्ट मीन्स क्या हो गया, फॉर्मिंग सेल, और कॉन्ड्रोसाइट का मतलब क्या हो गया, मैच्योर कार्टिलेज सेल। मैच्योर कार्टिलेज सेल इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट। इसे हम क्या बोलते हैं डियर, कॉन्ड्रोसाइट का मतलब मैच्योर कार्टिलेज की सेल हो गई। तो ये कार्टिलेज के बारे में था, 3 टाइप का, हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। क्या पूछा जाता है डियर, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में बताओ, कितने टाइप की कार्टिलेज होती है। तो हम 3 टाइप का कार्टिलेज पढ़ते हैं। कौन कौन सा कार्टिलेज डियर, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज हो गया हमारा, फाइब्रोस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, और इलास्टिक कार्टिलेज, और इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ये हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये तो बोन आ गया। चलो तो यहां देख लेते हैं, कार्टिलेज को अगर हम डिवाइड करें तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ये हो गया हमारा हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस में फाइब्रो कार्टिलेज, और इलास्टिक कार्टिलेज। ये कौन सा डियर, हाइलिन कार्टिलेज, ये कौन सा, फाइब्रो कार्टिलेज, और ये कौन सा हो गया, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्टिलेज जो यहाँ पे हमें लिखना है ना। चलो देखते हैं, आता है तो डबल डबल आ जाता है, नहीं तो गायब ही हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, चलो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो ये हाइलिन कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है, और इलास्टिक कार्टिलेज है, ये किस टाइप की कार्टिलेज होती है, कौन सी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें हमें देखना है। हाइलिन कार्टिलेज लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो सब हम कार्टिलेज के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना है, कैसे कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, जल्दी बताओ।
कैसे कलर का होगा डियर? ये ब्लूइश वाइट कलर का होगा, ये ब्लूइश वाइट कलर का होगा, ये वाइट कलर का होगा, ये इलास्टिक कार्टिलेज आपका येलो कलर का होगा। कैसा होगा? अरे भाई आ जाओ, येलो कलर, ये वाइट कलर, ये ब्लूइश वाइट कलर। तो सबसे पहला हमने क्या डिस्कस किया? कलर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, कलर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसा होता है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द अपीयरेंस, कैसा अपीयरेंस रहेगा यहाँ पे। ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, ये ओपेक होता है, ये भी ओपेक होता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? सबसे पहले कलर के बारे में बताया, कलर कैसा होगा, ये ब्लूइश व्हाइट कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का होगा, ये येलो कलर का होगा। अगर अपीयरेंस की बात करें तो ये ट्रांसल्यूसेंट होगा, ये दोनों ओपेक होंगे। नेक्स्ट हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, इलास्टिसिटी की बात करेंगे कि कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बताओ जरा कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा? सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल क्या होगा? ये फ्लेक्सिबल होगा, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। ये लेस फ्लेक्सिबल होगा, ये लेस फ्लेक्सिबल होगा या होगा ही नहीं, और ये मोर फ्लेक्सिबल होगा। समझ में आ गया? तो अब आप इसको फ्लेक्सिबल वर्ड आए तो क्लासिफाई कर सकते हो। ये कैसा हो गया? ये फ्लेक्सिबल हो गया, ये मोर फ्लेक्सिबल हो गया, और ये बहुत ही लेस फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन? तो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में ये क्या काम करता है, कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जल्दी बताओ। फंक्शन में अगर हम बात करें तो क्या है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। तो फंक्शन क्या होता है? कौन सा फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है, कौन सा सपोर्ट देने का काम करता है, क्या करेगा? तो यहाँ पे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये फ्लेक्सिबल होने में काम करता है। तो क्या होता है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे। ये क्या करेगा? इसका फंक्शन क्या होगा? ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? ये कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। और ये क्या करता है? क्योंकि ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल तो होता नहीं है। तो व्हाट इज द फंक्शन? व्हाट इज द फंक्शन? तो आप बोलोगे ये सपोर्ट का करेगा। ये क्या करेगा डियर? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। जहां पे भी ये कार्टिलेज प्रेजेंट होगा वो एक दूसरे ऑर्गन को क्या कर रहा होगा? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और हाइलिन क्या होता है? वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और ये लेस मतलब फ्लेक्सिबल तो है, ये भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे ये सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबल दोनों का काम करेगा, ठीक है। ये क्या काम करेगा? सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। जो भी ऑर्गन्स होंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, उसे क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन लिखेंगे, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑर्गन्स। वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वो फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। फंक्शन तो आपको पता चल गया। फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर रहा है। ये यहाँ पे सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी का कोई स्मूथ सरफेस, जॉइंट के मूवमेंट के लिए स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा। ये जैसे वर्टिब्री होते हैं, उसके बीच में जो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होते हैं, ठीक है, उस पर क्या करेगा? वहां प्रेजेंट होते हैं ये कार्टिलेज, तो मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फ्लेक्सिबल ये नहीं होते हैं इतना ज्यादा, और ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे ईयर ऑसिकल्स की बात करें, यहाँ पे जो कार्टिलेज है वो क्या है? कौन सा कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज है। ईयर पिन्ना पे इलास्टिक कार्टिलेज है। तो देखो कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये देखो कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ये कौन सा कार्टिलेज हो गया? इलास्टिक कार्टिलेज, क्योंकि ये क्या करते हैं? मेनली बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, मेंटेन द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर्स। जैसे ईयर का ये इसने शेप मेंटेन किया हुआ है, समझ में आ रहा है? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लोकेशन की, कि बताओ व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस कार्टिलेज, तो आप बोलोगे लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज कहां पे प्रेजेंट होता है? हाइलिन कार्टिलेज रिब्स पे प्रेजेंट होता है, रिब्स पे प्रेजेंट होता है। और कहां पे? स्टर्नम पे प्रेजेंट होता है, स्टर्नम पे प्रेजेंट होगा, रिब्स पे प्रेजेंट होगा, लॉन्ग बोन्स पे प्रेजेंट होगा, लॉन्ग बोन्स पे प्रेजेंट होगा,
ठीक है, एक्सेट्रा। और अगर मैं बात करूं फाइब्रोकार्टिलेज का, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, इंटरवर्टिबल डिस्क, जो दो हमारे वर्टिब्रा होते हैं उसके बीच में जो प्रेजेंट होता है वो यहां पे एग्जांपल में लिख रही हूं, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इन बिटवीन द इंटरवर्टिबल डिस्क, ये प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द इंटरवर्टिबल डिस्क जो हमारा है वहां पे प्रेजेंट होगा। या फिर हम बोलेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस, इंटरवर्टिबल डिस्क सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस सॉरी सिम्फाइसिस प्यूबिस में प्रेजेंट होगा, या इंटरवर्टिबल डिस्क में प्रेजेंट होगा, या फिर हम बोलेंगे टीएम जॉइंट पे प्रेजेंट होगा, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टीएम जॉइंट। कौन सा, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, टीएम जॉइंट। कौन सा जॉइंट, टीएम जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। और भी होता है, कहां पे होगा, जो हमारा स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट होता है, स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट होता है, यहां पे भी प्रेजेंट होता है। ये स्टर्नल से क्लेविकल तक जो प्रेजेंट होता है, ये क्लेविकल है, ये स्टर्नम है, तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, क्या बोलते हैं हम इसको, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, यहां पे भी प्रेजेंट होता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, यहां पे भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा था, फाइब्रोकार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कहां पे प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल पूछा जाएगा तो ई से याद रखना, हमारे ईयर पिन्ना पे, ईयर पिन्ना, ईयर ऑसिकल्स, इशियन ट्यूब, इशियन ट्यूब, तो देखो सब ई से है, जितना भी मैंने लिखा है, ईयर पिन्ना है, ईयर ऑसिकल्स ऑरिकल वाला पार्ट है, इशियन ट्यूब वाला पार्ट है, वो सब इसमें क्या होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है, लोकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है, समझ में आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से मेन ट्रिक मैंने क्या बताया डियर, मेन ट्रिक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन ट्रिक है ई, कि यहाँ ई से ईयर ऑसिकल्स, ईयर पिन्ना हो गया, इशियन ट्यूब हो गया, या फिर आपसे एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का तो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एपिग्लॉटिस में कौन सा कार्टिलेज होता है। एपिग्लॉटिस जो हमारा होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। समझ में आया कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, सपोर्ट का काम मेनली ये करता है फाइब्रोकार्टिलेज, जो कि मैंने एग्जांपल बता दिया, जो हमारा इंटरवर्टिबल डिस्क होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस में प्रेजेंट होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में होता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में ये हमारा प्रेजेंट होता है। हाइलन कार्टिलेज की बात करूं तो जो हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हो कौन सा कार्टिलेज आएगा, यहाँ पे हमारा जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसमें कौन सा, हाइलिन मेम्ब्रेन इससे बना होगा, लॉन्ग बोन्स में होगा, रिब्स में होगा, स्टर्नम में होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स किसका था, हाइलिन कार्टिलेज का, फाइब्रो कार्टिलेज का, इलास्टिक कार्टिलेज का। कार्टिलेज के बारे में मैंने बता दिया, कार्टिलेज के इस टेबल से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको याद कर लेना, तो मुझे लगता है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो सारी चीजें बता दी। बोन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फ्रेश बोन पूरा स्टार्ट करेंगे और पूरे बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आई थॉट, मुझे लगता है आपको ये सारी क्लास याद हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। पूरा रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर